हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मध्यकालीन भारत की अगली श्रृंखला राजपूत वंश। देखिए, राजपूत वंश के बारे में हमने कल बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों का क्षेत्र विस्तार और राजपूतों का आपस में संघर्ष के बारे में बताया था। आज हमने बताया था, कल हमने बताया था कि जो राजपूत वंश अग्निकुंड से, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अलग अलग वंशों के बारे में हम बताएंगे कि कौन किस वंश के संस्थापक सबसे ज़्यादा प्रतापी हुए थे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात जब हम करते हैं, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश को सबसे पहले तो यही बात बताना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गुजरात क्षेत्र में राज किया करते थे, इसलिए उनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। देखिए, कहीं कहीं प्रतिहार भी लिखा होता है तो कहीं कहीं गुर्जर प्रतिहार भी लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था उसे नागभट्ट प्रथम को माना जाता है और इसे हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इस वंश की जो राजधानी थी, इनकी जो राजधानी थी, प्राथमिक राजधानी उज्जैन थी। आपको हम बताते हैं प्राचीन भारत में देखिएगा जो क्या कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष इन्हीं के समय में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था? देखिए, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इस संघर्ष के बाद राजधानी कन्नौज जो नागभट्ट द्वितीय के समय में बनी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, देखिए प्रतिहार वंश की बात करते हैं। देखिए, प्रतिहार वंश पौराणिक कथाओं के अनुसार, देखिए प्रतिहार वंश जो है वो लक्ष्मण जी के वंश, भगवान राम के जो भाई थे, क्योंकि वो उनकी पहरेदारी करते थे, इसलिए इनके वंशों को माना जाता है और इसको क्या कहता है, प्रतिहार वंश के लोगों को प्रतिहार वंश के राजा माना जाता है। क्लियर। देखिए, नागभट्ट प्रथम, देखिए जो अरब आक्रमणकारी थे, भारत में इस्लामिक आक्रमणकारी थे, उनका आक्रमण नागभट्ट प्रथम के समय में शुरू हो गया था। देखिए, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था कि जो आक्रमणकारी गुजरात के क्षेत्र से जो आए थे उनको हराकर वापस भेज दिया। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए क्या कहते हैं, इसकी जो जानकारी हमको मिलती है किसकी, कि नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को गुजरात के क्षेत्र में से हराकर वापस कर दिया था। इसकी जो जानकारी हमको मिलती है ग्वालियर शिलालेख के द्वारा मिलती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो नागभट्ट प्रथम ने जो अरब आक्रमणकारी थे उनको हराया था, उसकी जानकारी हमको क्या कहते हैं ग्वालियर शिलालेख से हमें मिलती है। समझ में आ गई। एक और बात, इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ था राजा मिहिर भोज। ठीक है, देखिए राजा भोज की बात करेंगे, वो अगले वंश में है। तो देखिएगा मिहिर भोज की बात, जो इस वंश का जो शासक था, सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज को माना जाता है। मिहिर भोज जो था विष्णु का उपासक था और इस कारण इसने आदि 12 की उपाधि धारण की थी। देखिए, इस वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था यशपाल को माना जाता है। ठीक है, इस वंश के बाद, इस यशपाल के बाद इस वंश का समापन हो गया। तो बात समझ में आ गई हो, एक बार से क्लियर कर, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। प्रतिहार वंश गुजरात क्षेत्र में राज करता था, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो मिहिर भोज माना जाता है। ठीक है, मिहिर भोज को माना जाता है। इस वंश का इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैन। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के बाद नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। उज्जैन से कन्नौज बनाया था। जो कन्नौज जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का एरिया है। समझ में आया। उसके बाद इनका जो सीमा विस्तार की बात करते हैं, जो इनका सीमा विस्तार था प्रारंभ में दक्षिण पश्चिम राजस्थान में था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में था। अब गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो मिहिर भोज को माना जाता है। ठीक है, और मिहिर भोज जो था भगवान विष्णु का उपासक था और इसने आदि 12 की उपाधि धारण की थी। समझ में आया।
अंतिम शासक की बात करते हैं तो क्या है वो यशपाल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला पहला वंश, 4 वंश बताए थे मैंने अग्निकुंड से, ठीक है। तो देखिएगा अगला वंश था घेड़वाल वंश, अगला वंश था, देखिए अगला वंश जो था घेड़वाल वंश। देखिए घेड़वाल वंश से हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इनका जो सीमा विस्तार था वो कन्नौज से वाराणसी तक था, ठीक है। कन्नौज से वाराणसी। जो इसका संस्थापक जो माना जाता है चंद्रदेव को माना जाता है। और देखिएगा एक बात को इसको याद रखना क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। देखिएगा ये स्थिति, ये इंडिया का मैप है थोड़ा शॉर्ट में, तो ये यूपी का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है कन्नौज, और ये है दिल्ली अजमेर तक शासन था किसका, पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि इनमें यहाँ से वैवाहिक संबंध थे अजमेर और दिल्ली के बीच, क्योंकि जो दिल्ली जो था वो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके नाना का घर था, ठीक है, नाना का घर था। तो जो पूरा क्षेत्र था तो इन्होंने क्या किया था, इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो पुत्री थी जयचंद की, उसका हरण कर लिया था, हरण करके उससे शादी कर ली थी, ठीक है। तो इनमें और ज़्यादा शत्रुता। इनकी एक खासियत तो यही थी कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। राजपूत वंश में क्या होता था, अगर घेड़वाल वंश है तो केवल एक ही वंश, एक ही जाति के लोगों के बीच क्या रहता था, मेल रहता था। अगर प्रतिहार है तो प्रतिहार, चौहान वंश है तो चौहान वंश, चौहान से ही संपर्क रखेगा और दूसरे से संपर्क नहीं रखेगा। इनमें ऐसी शत्रुता बनी रहती थी हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या कहते हैं जयचंद को हरा करके सत्ता से बाहर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का कभी साथ नहीं देते, विदेशी आक्रमणकारी आते थे और इनको हरा के चले जाते थे, ठीक है, धन संपदा लूट करके। उसके बाद बात करते हैं हम परमार वंश। अगला जो वंश था परमार वंश, ठीक है। देखिए 4 वंश तो अग्निकुंड थे और ये सभी वंश एक दूसरे से रिलेटेड थे, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं संस्थापक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन राजपूत शासकों के समय ही अरब आक्रमणकारी भारत में आते हैं और आक्रमण करते हैं और यहाँ से धन संपदा लूट करके बाहर चले जाते हैं, और कुछों ने यहाँ पर अपना राज्य विस्तार किया था, ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं, ये एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों से हार जाते हैं। देखिए विदेशी आक्रमणकारियों मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम परमार वंश। परमार वंश की जब बात आती है तो परमार वंश का जो संस्थापक था उसे उपेंद्र राज के नाम से जाना था, ऐसे कृष्ण राज भी कहा जाता है। देखिए ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है वो उपेंद्र राज नाम से ही पूछा गया है। देखिए इसके बाद इस वंश का जो प्रमुख शासक मैंने बताया था कि राजा भोज, हम कहावतों में देखते हैं राजा भोज का जिसका नाम हम सुनते हैं, उन्हीं राजा भोज की जब बात करते हैं, ये सबसे प्रतापी राजा थे। अगर राजा भोज की खासियत ये थी कि इन्होंने युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, अपने राज्य का विस्तार नहीं, अपने राज्य को मजबूत ही नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने कई क्षेत्रों में योगदान दिया था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी आयुर्वेद सरस्वत देखिए, और दूसरी लिखी थी समरगन सूत्रधार क्या कहते हैं, इन्होंने विज्ञान क्षेत्र में योगदान दिया था, चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र और व्याकरण क्षेत्र में, ठीक है, व्याकरण क्षेत्र में योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद राजा भोज ने धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी और इसी विद्यालय में एक सरस्वती देवी का मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिएगा राजा भोज ने धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था और उसी विद्यालय प्रांगण में सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की थी। राजा भोज ने क्या किया था, एक नगर बसाया था जिसको भोजपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगले बात करते हैं सोलंकी वंश, ठीक है। सोलंकी वंश की बात करते हैं तो देखिए इस वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम को माना जाता है। अगला इनकी जो राजधानी थी
अहिल्याबाड़ थी, ठीक है। इस वंश का जो प्रथम शासक था, प्रमुख शासक था भीम प्रथम। ये वही भीम प्रथम है जिसके विरुद्ध क्या कहते हैं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर से आपको पता है कि वहाँ से उसने क्या किया था, 20 लाख दिनार लगभग धन संपदा मिली थी। इसको लेकर के वो अपने देश चला गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जयसिंह सिद्धराज इस वंश का प्रमुख शासक माना जाता है। और देखिएगा जैन धर्म के एक आचार्य थे हेमचंद, जो इसके दरबार में रहते थे, ठीक है, इसके दरबार में रहते थे सिद्धराज, जो राजा जयसिंह सिद्धराज, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज। सिद्धराज इस वंश का प्रमुख शासक था और इसके दरबार में जैन धर्म के आचार्य हेमचंद रहते थे। अब बात करते हैं भीम द्वितीय। भीम द्वितीय की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा भीम द्वितीय की बात करते हैं। देखिए भीम द्वितीय के विरुद्ध 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। देखिए जहां गजनवी ने भीम प्रथम के विरुद्ध आक्रमण किया था और भीम द्वितीय के विरुद्ध किसने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, और जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, क्योंकि 2 भीम हो गए थे भीम द्वितीय, ठीक है, इसलिए ताकत ज़्यादा हो गई तो उसने परास्त किया था। एक बात और समझ लीजिएगा, भीम प्रथम, जो भीम प्रथम थे उनके एक सामंत थे, इन्होंने पुत्र प्राप्ति के बाद माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। उसके बाद ये मंत्री थे भीम प्रथम के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की मूर्ति माउंट आबू पर्वत पर बताई थी। देखिए दक्षिण भारत में तो मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा चलन था, लेकिन इस क्षेत्र में भी हमें प्रारंभ मूर्ति पूजा का हो गया था। देखिए मोटेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था, सोलंकी वंश के राजाओं ने। देखिए ये वंश खत्म, इसके बाद देखिए एक बार फिर से रिकॉल, इसका संस्थापक मूलराज प्रथम, राजधानी अहिल्याबाड़। इस वंश का जो प्रमुख शासक था भीम प्रथम, जिसके विरुद्ध गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, ठीक है। और दूसरी बात, जयसिंह सिद्धराज इस वंश का प्रमुख शासक था। इसके दरबार में हेमचंद, जो जैन धर्म के आचार्य थे, वो रहा करते थे। और देखिए भीम प्रथम के सामंत ने पुत्र प्राप्ति के बाद क्या कहते हैं, एक मंदिर बनवाया, जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है। जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियां बनवाई और वहां से मूर्ति पूजा उनकी स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम चौहान वंश की, ठीक है बच्चों। साथियों इसका जो संस्थापक माना जाता है, क्या माना जाता है, वासुदेव। इसको चैमान का मतलब है चौहान वंश, ठीक है। इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है चौहान वंश को माना जाता है। और देखिए यही वो वंश है, इस वंश के बाद क्या हुआ था कि इस वंश के खत्म होने के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। आपको पता है कि 1191 में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। उसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने पहला युद्ध तो जीत लिया, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ था कि वो हार गए थे। हारने के बाद सत्ता से बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ इसका जो इनकी जो क्या कहते हैं संस्थापक चैमान, और उसके बाद या वासुदेव, राजधानी अहिच्छत्र अजमेर, बाद में अजमेर हो गई थी, ठीक है। अहिच्छत्र बाद में इनकी राजधानी अजमेर हो गई थी, ठीक है। देखो विग्रहराज के राजकवि सोमदेव ललित विग्रह का नाटक लिखा था, यानी कि एक विग्रहराज एक संस्था, इसका क्या कहते हैं एक राजा था। तो उसके राजकवि जिसका नाम था सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की थी, ठीक है। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इस वंश का प्रमुख, ताकतवर और शक्तिशाली शासक था। लेकिन 1191 ईस्वी में ये मोहम्मद गौरी के विरुद्ध इसका युद्ध होता है, उसमें इसको विजय हासिल होती है। और संयोगिता के हरण के कारण क्या करते हैं, जयचंद्र ने इसका साथ नहीं दिया था, किसी राजपूत राजा ने साथ नहीं दिया था, और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, 1192 ईस्वी के बाद भारत में मुस्लिम संस्था मतलब शासन स्थापित हो जाता है। क्लियर।
तो स्थापित हो जाता है मुस्लिम वंश। ठीक, अब इन दो बुकों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। चंद्रवरताई, चंद्रवरताई का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज के प्रमुख कवि थे। ठीक है, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, विश्व प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, दूसरा जयनायक, जयनायक ने पृथ्वीराज विजय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए बता दिया चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चैमान, राजधानी अक्षत्र या अजमेर बाद में थी, और व्यग्रराज मानी विग्रहराज के राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक था और अंतिम शासक भी था। अंतिम शासक था 1191-92 में तराइन के युद्ध में। 91 वाले में इसको जीत मिलती है, लेकिन 92 के में, ठीक है, 92 के युद्ध में इसकी हार हो जाती है और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। चंद्रवरताई की बुक और जयनायक की बुक के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों चंदेल वंश। चंदेल वंश की बात करते हैं। चंदेल वंश ये भी एक प्रमुख वंश था जो क्या कहते हैं अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला, लेकिन चंद्रवरताई के द्वारा बताई गई बातों को काल्पनिक माना जाता है। क्लियर, देखिए उसके इसका संस्थापक माना जाता है नन्नो को, और इसकी जो सीमा मतलब इस वंश के जो शासकों की जो सीमा थी, जो सीमा बुंदेलखंड में थी और राजधानी इनकी खुजराहो थी। खुजराहो का विष्णु मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है और बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्री एग्जाम हर किसी के में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं खुजराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था, करवाया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि खुजराहो के मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो देखिए आप याद रखेंगे चंदेल वंश। इसके बाद इस वंश का, देखिए इस वंश का एक शासक था जिसने क्या किया था, जो धंग नाम का शासक था उसने क्या किया था, गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली थी और जल समाधि लेकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सबसे प्रसिद्ध राजा, ये भी एक प्रसिद्ध राजा था, राजा परमादिदेव। राजा परमादिदेव का एक युद्ध होता है 1182 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि इनके क्या कहते हैं, इसके दो सेनापति थे जिसका नाम आलाउदल था। ये बड़ी वीरता के साथ लड़े थे, लेकिन इस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान से वो जीत नहीं पाए थे। इसी युद्ध के बाद आलाउदल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, उसके बाद एक बात और समझ लीजिए थोड़ी सी, एक शासक था प्रत्यार वंश का राजपाल। इसके समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण में क्या किया था, इसने बिना युद्ध किए ये अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गया। इस बात से जो क्या कहते हैं चंदेल वंश का जो शासक था विद्याधर, वो थोड़ा दुखी होते हैं और क्या करते हैं, गुस्से में आकर के इसकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद जो गुजरात क्षेत्र में था महमूद गजनवी के विरुद्ध त्रिलोचन वंश ने इनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए और उनकी हार हो गई थी और उसके बाद उसने लूटपाट की थी। देखिए एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक है राजपूत वंश में। हमने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका क्षेत्र विस्तार था और इनकी स्थिति क्या थी। ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से शत्रुता मानते थे। केवल एक वंश अपनी जाति के लोगों से ही संपर्क रखता था और दूसरी जाति के लोगों से कभी वो संपर्क नहीं रखता था। यही कारण इनके पतन का बना। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार से फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। गुर्जर प्रत्यार वंश का जो शासन था वो गुजरात के क्षेत्र में था। इस वंश का जो संस्थापक था नागवट प्रथम। ठीक है, इसे हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी इनकी क्या थी, उज्जैन थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद इनकी राजधानी प्रत्यार मतलब राजधानी कन्नौज बनी थी, जो नागवट द्वितीय ने इसको स्थानांतरित किया था। ठीक है, इनका जो सीमा विस्तार माना जाता है पश्चिम और राजस्थान के क्षेत्र में, पश्चिम राजस्थान के। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार मैंने बताया था इनको लक्ष्मण जी के वंशज माना जाता है, क्योंकि ये पहरेदारी करते थे लक्ष्मण जी भगवान राम की, तो इसलिए इनको प्रतिहार कहा जाता है। इसके बाद गुजरात पर अरब आक्रमण
देखियो नागभट्ट प्रथम के समय में हो गए थे। और ग्वालियर शिलालेख के अनुसार जानकारी मिलती है कि इसने गुजरात में प्रवेश करने वाले अरब आक्रमणकारियों को हराकर वापस भेज दिया था। देखिए गुज्जर प्रत्यार वंश का मिहिर भोज सबसे प्रतापी शासक हुआ था। मिहिर भोज विष्णु का उपासक था और उसने क्या किया था, विष्णु का उपासक था। उसने आदि बारह की उपाधि धारण की थी। अंतिम शासक इसका यशपाल था। घेड़वाल वंश में आ जाइएगा। घेड़वाल वंश में चंद्रदेव इसका संस्थापक था। विस्तार इनका कन्नौज से वाराणसी के तक था। उसके बाद देखिए सहयोगिता के हरण करने के कारण जयचंद्र ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था और गौरी ने 1194 ईस्वी में आकर के इसको भी हरा दिया। परमार वंश संस्थापक क्या कहते हैं, उपेंद्र राज कृष्णराज, इनकी राजधानी धारानगरी थी। और इस वंश के जो प्रमुख शासक मिहिर भोज राजा भोज को माना जाता है। ठीक है, राजा भोज को इन्होंने विज्ञान क्षेत्र में तथा चिकित्सा क्षेत्र में क्या कहते हैं योगदान दिया था और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 2 पुस्तक लिखी थी, इन पुस्तकों को याद रखना है। उसके बाद राजा भोज ने क्या कहते हैं धारानगरी में एक संस्कृत विद्यालय की रचना की थी, विद्यालय बनवाया था तथा इसमें देवी सरस्वती की मूर्ति लगवाई थी, मंदिर बनवाया था इसका। भोजपुर राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद अगला आता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का जो संस्थापक है मूलराज प्रथम, राजधानी अहिलवाड़। और इस वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम, जिसके विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उसके समय में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज इस वंश का प्रमुख शासक माना जाता है। इसके दरबार में जैन धर्म के कवि आचार्य हेमचंद रहते थे। ठीक है, भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में किसके भीम द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें गौरी की पराजय हो जाती है, उसे बंदी बना दिया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, क्या कहते हैं भीम प्रथम ने। भीम प्रथम के जो सामंत थे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो माउंट आबू पर्वत पर इन्होंने क्या कहा था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। जयसिंह सिद्धराज 7 पूर्वजों की मूर्तियां बनवाई थी। 7 पूर्वजों की मूर्तियां बनवाई थी। मोटेरा का सूर्य मंदिर निर्माण सोलंकी वंश के द्वारा किया गया था। चौहान वंश का प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है और संस्थापक वासुदेव, राजधानी अयछत्र, बाद में अजमेर। व्यग्रराज राजकवि क्या कहते हैं ललित विग्रह की रचना इनके दरबारी कवि द्वारा। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक, अंतिम शासक था। 1191 में 92 में पृथ्वीराज गौरी से हार करके बाहर सत्ता से हो जाते हैं। और उसके बाद चंद्रवताई की ये पुस्तक याद रखना। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक जो माना जाता है नन्नुक, और इसकी जो सीमा थी बुंदेलखंड में थी। राजधानी खजुराहो, और खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। इस वंश के शासक जो हुए थे धंग ने एक जल समाधि ली थी गंगा यमुना के संगम पर और अपने प्राण त्याग दिए थे। और इस वंश का एक शासक हुआ था राजा परमाधिदेव। इसके 2 सेनापति हुए थे। सेनापति आलाउदल जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज के विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन वो युद्ध को जीत नहीं पाए थे। देखिए एक बात और बताई थी, इस वंश का एक शासक था विद्याधर, जो क्या कहते हैं प्रत्यार वंश का जो शासक, जिसने गजनवी के विरुद्ध अपना क्या कहते हैं बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग गया। इससे गुस्सा होकर के विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो वंश बचा त्रिलोचन वंश, उसने क्या कहते हैं गजनवी के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन वो हार गए थे। देखिएगा, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, जब तक लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू सबके लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।